Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। पॉलिटिक्स तो हो ही रहा है, रोज ही डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, फिर से लोग ला रहे हैं एंड आप लोगों को बता भी रहे हैं किसका कितना क्या मतलब ओपिनियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आज थोड़ा सा टॉपिक से हट रही हूँ एंड आज हमारे साथ विनीत नायक जी है। तो इज अ प्रोफेसर एंड अकाउंटेंट है। नमस्कार विनीत जी, वेलकम। नमस्कार जी। नमस्कार। आप सोच रहे हैं अकाउंटेंसी के प्रोफेसर को क्यों बुलाया? एक्चुअली यू नो वर्ल्ड में बहुत सारे गेम्स होते हैं और मैंने एक्चुअली इनसे मैंने आई एम नॉट वेरी गुड एट फिनेंसेस बट मैंने इनसे इनकी कुछ लेख पढ़ी एंड मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा एंड चलिए वो डिस्कशन शुरू करेंगे। नागेश जी, सॉरी विनीत जी, आई वांट टू आस्क यू कि जो आपने वो लिखा था उसके बारे में एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर आप देते हैं, देन आवर मैं आगे आपको पूछूंगी फिर। नो प्रॉब्लम। आपने जो पढ़ा था वो आर्टिकल जो मैंने पोस्ट एक थ्रेड जो लिखी थी, दैट वाज अबाउट स्विफ्ट सिस्टम। स्विफ्ट, SWIFT। तो ये स्विफ्ट सिस्टम के बारे में मैंने लिखा था। उसका बैकग्राउंड था अभी जो राइट नाउ रशिया और यूक्रेन का जो मैटर चल रहा है। रशिया ने जो यूक्रेन में मिलिट्री ऑफेंसिव ओपन किया है, तो उसकी वजह से ये स्विफ्ट सिस्टम अब वापस से एक बार लोगों के नजर में आ चुकी है कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। और ये स्विफ्ट सिस्टम से राइट नाउ अमेरिका ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस डाले हुए। अमेरिका यूक्रेन के पीछे खड़ी है। मैंने ये नहीं कहा अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ी है। यूक्रेन के साथ कोई नहीं खड़ा है, ना अमेरिका ना नाटो, लेकिन वो दिखा रहे कि हम आपके पीछे खड़े हैं। और रशिया ने आपके ऊपर जो आक्रमण किया है, आपके ऊपर जो मिलिट्री ऑफेंसिव किया है, जिसे वो लोग वॉर का नाम दे रहे हैं या फिर इन्वेजन बोल रहे हैं, और जबकि प्रेसिडेंट पुतिन बोल रहा है कि ये ना वॉर है ना इन्वेजन है, दिस इज मिलिट्री ऑफेंसिव। तो इस मिलिट्री ऑफेंसिव के अगेंस्ट अमेरिका ने और यूरोपियन यूनियन ने, अभी अमेरिका, यूके एंड यूरोपियन यूनियन के मेजॉरिटी कंट्री, इनका ही मिलके बनता है नाटो। तो इन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शंस डाले हैं और उनको स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया है। तो इसकी वजह से प्रेसिडेंट बाइडेन जो महान कलाकार है, उनको ऐसा लगता है कि अब इसकी वजह से रशिया के ऊपर बहुत गलत असर पड़ेगा, रशिया की इकोनॉमी बर्बाद होगी। तो मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में वो लेख लिखा था। तो मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि ये स्विफ्ट मतलब क्या होता है, ये सिस्टम क्या है। एग्जाम्पल लेने के लिए मैं एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉरगेट अबाउट इंटरनेशनल इकोनॉमी, फॉरगेट अबाउट स्विफ्ट एंड ऑल, सब भूल जाइए। एक सिंपल सा एग्जाम्पल, मेरा अकाउंट ICICI बैंक में है, आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है। आपने मुझे एक चेक दिया जो मैंने मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया। अब ये चेक क्लियर होगा या नहीं होगा, ये कैसे डिसाइड होता है? तो मेरे बैंक से वो चेक आपके बैंक में प्रेजेंट किया जाता है। फिर आपके ब्रांच में जो क्लियरिंग ऑफिसर बैठा है, वो भाई साहब कंप्यूटर खोलेंगे, उसमें देखेंगे वो जो चेक है उस पर सिग्नेचर सही है ना, जितनी अमाउंट उसमें लिखी है उतना पैसा आपके अकाउंट में है ना, डेट वगैरह सब करेक्ट है। वो एक बार हो गया, वो चेक पास करता है। क्या पैसे आपके पंजाब नेशनल बैंक से मेरे ICICI में ट्रांसफर होते? नहीं होते। जो कैश है, सपोज आपने मुझे 10,000 का चेक दिया था, 10,000 की कैश आपके पंजाब नेशनल बैंक में ही रहती है, लेकिन उसका क्रेडिट मेरे अकाउंट में आता है, जिसे यूज करके मैं आगे चेक दे सकता हूं या कैश विड्रॉ कर सकता हूं। ओके, सो नाउ द केस इज, द क्वेश्चन इज, ये जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जो हुआ, मतलब मेरे ICICI ने आपके पंजाब नेशनल बैंक में जो चेक प्रेजेंट किया, ये सब ऑनलाइन हुआ। तो ऑनलाइन हुआ तो कौन से साइट पे हुआ? क्या ये कोई नॉर्मल गूगल में जाके कोई पंजाब नेशनल टू ICICI ऐसी कोई साइट है? ऐसी कोई साइट नहीं होती। ये सब बैंकों को इंटरकनेक्ट करने के लिए RBI इज द इंटरमीडिएट।
तो आरबीआई की जो ऑफिशियल साइट होती है उसके थ्रू ये सब प्रेजेंटेशन होते हैं। पहले एक वक्त ऐसा था कि ये फिजिकल ट्रांसफर होते थे, मतलब चेक का इंस्ट्रूमेंट आईसीआईसीआई मेरे बैंक से मेरे क्लियरिंग हाउस में जाता था, फिर वहां से वो आरबीआई में लोकल जो आरबीआई की ऑफिस है वहां जाता था, वहां से फिर वो आपके पंजाब नेशनल में आता था, फिर वहां पे चेक देख के अकॉर्डिंगली वो पास किया जाता था, टाइम जाता था। सो बिकॉज ऑफ दैट अभी ये पास करने के लिए ये ऑनलाइन होता है। तो ये जो पर्टिकुलर साइट है, जो लिंक है, जो टेलीकम्युनिकेशन लिंक आप बोल सकते हो, वो आरबीआई की लिंक होती है, जिसमें अपने देश में भारत में जितने बैंक रजिस्टर्ड है वो सब बैंक वहां पे उस पर्टिकुलर साइट पे डील करते हैं, जिसकी वजह से चेक पास हुआ नहीं हुआ ये सब कुछ उस साइट पे ही होता है। पैसे उस पर्टिकुलर, जैसे मैंने कहा, पैसे आपके पंजाब नेशनल बैंक में ही है। पंजाब नेशनल बैंक के कुरियर से पैसे भेजती नहीं है आईसीआईसीआई को, वो आपके पास ही रहते पंजाब नेशनल में, और वो क्रेडिट आता है मेरे अकाउंट में, जिसे यूज करके मैं किसी को चेक दे सकता हूँ, या मैं अगर कैश विड्रॉ करता हूँ, मैंने अगर कैश विड्रॉ की तो मैटर उधर खत्म हो गया, लेकिन मैंने अगर किसी को चेक दिया तो वापस एक 10,000 का उसके ऊपर क्रेडिट क्रिएशन होता है। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल क्रेडिट क्रिएशन। लेकिन ये सब रिकॉर्ड्स कहाँ होते हैं? दैट इज इन आरबीआई। तो आरबीआई का जो साइट है, वो साइट जो होती है दैट इज वन इंटरमीडियरी लिंक, यू कैन से टेलीकम्युनिकेशन लिंक, जिसे यूज करके ये बैंक अपना क्लियरिंग सिस्टम करते हैं। ओके, स्विफ्ट भी एक ऐसी ही क्लियरिंग सिस्टम है, वो भी एक इसी तरह से टेलीकम्युनिकेशन लिंक है, जिसका हेड ऑफिस है यूएस में। ओके, इंटर कंट्रीज ट्रांजैक्शन जो होते हैं, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन जो होते हैं, उनके चेक्स का क्लियरेंस करने के लिए, अमाउंट रेमिटेंसेस पास करने के लिए ये टेलीकम्युनिकेशन लिंक होती है। तो सपोजिंग अब भारत की एसबीआई में मेरा अकाउंट है, मैंने फ्रांस में किसी को माल बेचा है, अब मुझे उधर से पेमेंट आना है, तो वो भाई साहब उसके बैंक में से मुझे डॉलर्स में पेमेंट करता है, करेक्ट? या फिर हो सकता है वो यूरोस में पेमेंट करेगा, लेकिन वो यूरोस में करे या डॉलर्स में करे, उसके बैंक से मेरे बैंक में जो क्लियरेंस आता है, जो मैसेज आता है, वो मैसेजिंग सर्विस इज दैट स्विफ्ट। ओके, अब इस सिस्टम से अगर आपने किसी देश को निकाल दिया, अगर सैंक्शंस की बात करके अगर आपने किसी देश को निकाल दिया, तो अब वो देश से ना बाहर पेमेंट हो सकते हैं, ना बाहर से पेमेंट वहां पे आ सकते हैं। तो बाहर से पेमेंट नहीं आएंगे तो उनके एक्सपोर्टर्स का पैसा अटक जाएगा। अगर यहां से उस देश से बाहर पेमेंट नहीं जा सकते तो उनके इंपोर्ट्स नहीं हो पाएंगे। सो अल्टीमेटली इफेक्ट पड़ेगा उस देश की इकोनॉमी पे। ये स्विफ्ट का फायदा लेके अमेरिका बरसों से पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करती आ रही है। तो ये होती है स्विफ्ट सिस्टम, जिसके ऊपर मैंने वो थ्रेड लिखा था कि इस पर्टिकुलर स्विफ्ट सिस्टम से निकालने के बाद रशिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा। और इनफैक्ट मैंने ये पूछने वाली थी कि हाउ इज इट गोइंग टू अफेक्ट। आपने बहुत अच्छे से समझाया, मतलब क्रिस्टल क्लियर हो गया मेरा स्विफ्ट का ये। मुझे वही पूछना था कि रशिया पे इफेक्ट पड़ेगा, और आपने वो भी लिखा था ना कि चाइना, रशिया एंड इंडिया। या करेक्ट। एक बात मैं आपको बताता हूं, यूएस को ऐसा लग रहा है कि स्विफ्ट सिस्टम से निकालने के बाद रशिया के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा, उनकी इकोनॉमी क्रिपल डाउन होगी। लेकिन एक बात आप बोल सकते हैं कि आप स्टैम्प पेपर भेज दीजिए तो मैं साइन करके देता हूं, आप खुद बाद में एक्सपीरियंस कीजिए। शॉर्ट रन में ये 3-4 महीने रशिया पे असर पड़ेगा, बट इन द लॉन्ग रन द सफरर इज गोइंग टू बी यूएस। यूएस इज नाउ हैज स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ इट्स ओन डाउनफॉल। आपके जितने दर्शक है ये स्टेटमेंट सुनने के बाद बोलेंगे ये आदमी तरफीरा है, ये कुछ भी बोल रहा है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो हकीकत है। ये सब की बात करने के पहले मैं आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ, ठीक है? एक लेट्स गो टू द बेसिक।
अभी क्या है कि प्रोफेसर होने की वजह से ना मेरी एक गंदी आदत है कि कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के पहले उसके रूट्स में जाओ। तो मैं भी थोड़ा सा टीचर हूँ मैं भी टीचर हूँ ठीक है, मैं भी यही तो एग्जाम्पल्स। रूट्स में जाते हैं। रूट्स की शुरुआत होती है यूएस डॉलर से। आप जरा सोचिए, आज यूएस इतनी ताकतवर कंट्री क्यों है? Why is US the big brother of the world? प्लस Not only because it is rich. एक्सचेंज आप मीडियम है, अगर इट्स द मैक्सिमम हाँ, उनका एक्सचेंज मीडियम है। बेसिकली उनकी ताकत है डॉलर। यूएस डॉलर इज टेकन एज द रिजर्व करेंसी, ग्लोबल रिजर्व करेंसी। ग्लोबल रिजर्व करेंसी का मतलब होता है कि द करेंसी इन विच मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन टेक प्लेस इन द वर्ल्ड। ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले द ग्लोबल करेंसी यूज्ड टू बी, द ग्लोबल रिजर्व करेंसी यूज्ड टू बी ब्रिटिश पाउंड। हाँ पाउंड। ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये दोनों वर्ल्ड वॉर में द बिगेस्ट बेनिफिशियरी वॉज यूएस। आप बोलोगे वो तो वर्ल्ड वॉर में इतने शामिल भी नहीं थे, एंड दैट इज वाई दे आर द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने जो काम किया, आई एम हिस्ट्री टीचर, ओ हिस्ट्री की तो आपको टीचर तो हूँ। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री एंड इंग्लिश फर्स्ट तो वर्ल्ड वॉर एंड मुझे पता सेकेंड है। वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड देवर द दोनों विनर, में देवर द दोनों में दे फिनेंस बोथ द साइड्स। उन्होंने हिटलर को भी पैसा दिया, उन्होंने फ्रेंच कंट्रीज को भी पैसे दिए, और पैसे से ज्यादा उन्होंने आर्म्स दिए। रिपरेशन का पैसा जो जर्मनी को देना पड़ रहा था, वो भी लोन इसी से ले रहा था, एंड दैट इज व्हाई द डिप्रेशन केम। एग्जैक्टली, करेक्ट। तो ये जो पर्टिकुलर मैटर था, उस मैटर की वजह से बाकी सब कंट्रीज की इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी थी, और एक अकेला यूएस था जो फेंस पे बैठ के मजे ले रहा था। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ यूएस में ही मैन्युफैक्चरिंग चल रहा था, सिर्फ और सिर्फ यूएस में ही सब कुछ प्रॉस्परस था। तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया को माल देने का, माल सप्लाई करने का, एक्सपोर्ट का काम यूएस से होता था। सो बिकॉज ऑफ दैट दे स्टार्टेड व्हाट वी से स्ट्रेसिंग ऑन द फैक्ट कि हमें पेमेंट डॉलर में चाहिए। ऐसे करते करते उन्होंने अपने डॉलर का एक दबदबा बनाया, एंड दैट डॉलर बिकेम द डॉलर रिप्लेस्ड ब्रिटिश पाउंड, एंड इट बिकेम द ग्लोबल रिजर्व करेंसी। ओके, ये होने के बाद अब ये स्विफ्ट सिस्टम भी इन्होंने इंट्रोड्यूस। अब अगर देखा जाए तो देयर आर 40% of the total transaction within the land used to happen in dollar, and when it comes to international borders, across the border, the transaction volume was around 80% in dollars. So you can imagine कि उसका डोमिनेंस कितना हो गया। अब इस स्विफ्ट सिस्टम का फायदा लेके, इस डॉलर का फायदा लेके अमेरिका ने अपना वर्चस्व बना के रखा। दूसरी चीज, डॉलर को मजबूत करने के लिए और एक मेन रीजन था कि दुनिया में सबसे लार्जेस्ट ट्रेडेड कमोडिटी ये डॉलर्स में ही डील होती थी। अब आप मुझे बताइए, लार्जेस्ट ट्रेडेड कमोडिटी कौन सी है? सदियों से जिसकी बात हो रही है, लार्जेस्ट ट्रेडेड कमोडिटी इन द वर्ल्ड इज नथिंग एल्स बट ऑयल। ऑयल, ऑयल, मैं टेक्सटाइल सोच रही थी, ऑयल। ओके, नहीं, ऑयल। इंसान कपड़ों के बिना आज रह सकता है, लेकिन मास्क के बिना और ऑयल के बिना नहीं रह सकता। करेक्ट। तो ऑयल इज द लार्जेस्ट ट्रेडेड कमोडिटी। आपने अगर ध्यान से देखा रहेगा, ये गल्फ में जितने वॉर्स हुए, दुनिया में जितना रायता फैला है वॉर का, ये रायता यूएस से ही फैला है। इराक वॉर ऑयल की क्यों हुआ? वजह से, ऑयल की वजह से, इराक भी ऑयल की वजह ईरान, से। इराक, एवरीथिंग। एग्जैक्टली, ईरान, इराक, लीबिया, सीरिया। सीरिया, राइट? फ्रांस वाज, मैंने पढ़ा है, यू जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि फ्रांस स्टेप्ड इन सीरिया बिकॉज सीरिया वाज ट्राइंग टू, मतलब गद्दाफी वाज ट्राइंग टू ब्रिंग इन हिज ओन करेंसी। इज दैट राइट? लीबिया, दैट वाज लीबिया। लीबिया में जो, दैट वाज लीबिया, जनरल गद्दाफी। आपने सही सुना है। He was trying to bring his own currency. Then secondly, he was trying to stand against the US. So because of that, Gulf countries में बाकी countries भी इनके ब्लॉक के अगेंस्ट न जाए, इसके लिए ये सब पूरा कांड हुआ था। ठीक है। ऑयल इज द लार्जेस्ट ट्रेडेड कमोडिटी, और इसके डीलिंग्स होते सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स में। So this is another reason why US dollar is so strong.
और फिर बाकी सब कंट्रीज के जितने करेंसीज है, इवन आपके ब्लॉक यूरोपियन यूनियन जैसे जो ब्लॉक है, उनका जो ब्लॉक का यूरो है उसको भी फिर ट्रेड करना पड़ता है अगेंस्ट यूएस डॉलर। तो अल्टीमेटली उस यूएस डॉलर के अगेंस्ट ही सबके रेट डिसाइड होते हैं। तो होता क्या है कि ये यूएस डॉलर ये सबसे मजबूत करेंसी रहती है, एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स द चीपेस्ट करेंसी, एंड बिकॉज इट इज द चीपेस्ट करेंसी दैट्स व्हाई अमेरिका कैन इजीली रेज लोन्स, क्योंकि वो लोन के ऊपर जो उनको पेमेंट करना है वो डॉलर में करना है, एंड डॉलर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी। तो बिकॉज ऑफ दैट इफेक्टिवली उनकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो कम होती है। दैट वाज अनदर रीजन कि अमेरिका में इन द इनिशियल ईयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड टू बी वेरी लो। बराबर है। तो टेकिंग एडवांटेज ऑफ लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे यूज्ड टू अगेन सेल लाइक एक्सपोर्ट गुड्स एंड ऑल। तो ये एक सिलसिला चलते आ रहा था, डॉलर स्ट्रांग होते जा रहा था और अभी भी स्ट्रांग है। एट प्रेजेंट वो स्ट्रांग है बिकॉज स्टिल इट इज द ग्लोबल रिजर्व करेंसी। ओके, ये हुआ उस डॉलर का बैकग्राउंड। ठीक, अब आते हैं इस मुद्दे पे कि अभी राइट नाउ इस रशिया यूक्रेन के मैटर में जो रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस डाले गए, अकॉर्डिंग टू दैट रशिया हैज बीन रिमूव्ड आउट ऑफ द स्विफ्ट सिस्टम। तो उसका असर क्या होगा शॉर्ट टर्म में? आई एम रिपीटिंग अगेन, शॉर्ट टर्म में उसका असर रशिया के ऊपर डेफिनेटली थोड़ा बहुत होगा, बट शॉर्ट टर्म में, एंड आई डोंट थिंक दैट विल एक्सटेंड मोर देन 6 months मैक्सिमम। बट इन द लॉन्ग रन यूएस डॉलर इज गोइंग टू लूज बिकॉज प्रेसिडेंट पुतिन बेवकूफ नहीं है। ये सैंक्शन से उसकी मुलाकात 2014 में हो चुकी है, जब क्रीमिया पे उसने एनेक्सेशन कर दिया था। जब क्रीमिया को यूक्रेन से तोड़ा गया था, उस वक्त उस एनेक्सेशन के टाइम भी यूएस एंड यूरोपियन यूनियन ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे। सो उसी वक्त से रशिया हैज बीन डेवलपिंग वन पैरेलल सिस्टम टू स्विफ्ट, जिसका नाम है सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस। शॉर्ट फॉर्म में उसे बोलते हैं SPFS। ये SPFS सिस्टम इज बीइंग डेवलप्ड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया, जैसे अपनी RBI वैसे सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया। अब एक दूसरा नेशन है ड्रैगन, जिसको सबको निगलना है, दैट इज चाइना। आप एक बात समझिए मैम, आज की तारीख में वॉर ये सिर्फ आर्म्स एंड एम्युनिशन पे जीते नहीं जाएंगे, ना लड़े जाएंगे। आज की तारीख में वॉर वो जीतेगा जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा। इकोनॉमिकली जो स्ट्रांग होगा वो तब स्ट्रांग होगा जब उसकी करेंसी इज लार्जेस्ट एंड इजीली एक्सेप्टेबल। ओके, और ऐसी दूसरी कंट्री है जिसे ये बहुत ग्लोबल एम्बिशन है, दैट इज चाइना। चाइना ने भी अपनी एक सिस्टम डेवलप करके रखी है विच इज पैरेलल टू स्विफ्ट। उस सिस्टम का नाम है क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CIPS। ये CIPS किसने डेवलप किया है? पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, मतलब उनकी रिजर्व बैंक। शुक्र है भगवान का, सच्ची मैं तो भगवान को ही थैंक यू बोलता हूँ कि हमें आज PM मोदी जैसे पंतप्रधान मिले। UPI एक्चुअली देखा जाए, लोगों को लगता है कि 2014 में ही वाज डिक्लेयर्ड एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बाय बीजेपी और उसके बाद उन्होंने सब काम शुरू किया। नहीं, जहां तक मैंने मोदी जी का काम देखा हुआ है, एनालाइज किया हुआ है, मैं उन्हें पर्सनली तो नहीं जानता, इतने सौभाग्य है नहीं मेरे, लेकिन दूर से ही सही जितना मैंने उनको एनालाइज किया है, ये भाई साहब ने पंतप्रधान पद मिलेगा ये पहले से सोच लिया था, ठान लिया था, एंड दैट वाज इन 2002। ये भाई साहब 12 साल से अपने आगे के पूरे प्लान सोच के बैठे थे कि दैट व्हेन आई बिकम द प्राइम मिनिस्टर व्हाट विल बी द इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसीज ऑफ माय नेशन। और इसीलिए अगर आपने देखा रहेगा तो 2014 के बाद ग्लोबल पॉलिटिक्स इतना चेंज हुआ है, एंड PM मोदी इज एट द सेंटर स्टेज। ये अचानक से प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद नहीं हो सकता, उसके पीछे बहुत डीप थॉट प्रोसेस है।
उन्होंने अपनी सिस्टम कैसे करनी है, क्या करनी है, पहले से फोकस किया था। और शुक्र है भगवान का कि भगवान ने हमें वो प्राइम मिनिस्टर बना के दिए। 2014 में टेक ओवर करने के बाद सबसे पहला काम इन्होंने ये किया है दैट इन्होंने भी, भारत ने भी अपनी पैरेलल सिस्टम टू स्विफ्ट बनाना शुरू कर दिया है। दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सॉल्यूशन। शॉर्ट फॉर्म में उसे बोलते हैं SFMS। तो ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है, ये कौन मॉनिटर करता है, कौन डेवलप कर रहा है? तो RBI। ठीक, आपने रशिया को स्विफ्ट से निकाला, ठीक है। अब लॉन्ग रन का सोचिए, लॉन्ग रन का सोचिए। आपने रशिया को स्विफ्ट से निकाला, US ने निकाला, EU ने निकाला, कितने देशों ने समर्थन किया? जर्मनी ने भी नहीं दिया, बाकी तो छोड़ ही दीजिए, जर्मनी ने भी नहीं दिया। चाइना, भारत, पूरे एशियन कंट्री, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव, अफ्रीकन कंट्री, लैटिन अमेरिकन कंट्री, ब्राजील, मेक्सिको, और सबसे मेन, इनके साथ साथ सबसे मेन वो एक गल्फ कंट्री जिनके बॉस लोग हैं सऊदी, UAE। आज उनका जो नया दोस्त बना है थैंक्स टू ट्रंप एंड मोदी जी, इजराइल। किसी ने भी ये सैंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, करेक्ट। Everyone is लेकिन actually अगर fed up of the bullying, ना? US के bullying से Exactly. सभी लोग fed up है। एग्जैक्टली और ये बुलिंग होता किस वजह से? डॉलर की वजह से। इसीलिए मैंने आपको बोला वो रूट कॉज में जाते हैं। योर रूट कॉज है वो डॉलर। नाउ आपने रशिया को स्विफ्ट से निकाला, रशिया पे क्या असर पड़ेगा? फॉर सर्टेन नंबर ऑफ मंथ्स पैसे का आवागमन जो होगा, इनकमिंग आउटगोइंग डॉलर्स में, उस पर थोड़ा सा असर पड़ेगा, करेक्ट। लेकिन इस वक्त अगर सपोज रशिया चाइना के साथ और भारत के साथ टाई अप करती है, तो रशिया की जो स्विफ्ट को ऑल्टरनेट सिस्टम है दैट इज STFS, इज दैट इज टाइड अप विथ चाइना CIPS एंड भारत SFMS। तो आप सोचिए इसका असर किस पे पड़ेगा? इसका असर पड़ेगा US और EU पे। आज US के ऊपर स्विफ्ट से निकाल के, रशिया को स्विफ्ट से निकाल के 10 दिन हुए। 10 दिन में रशिया कहीं भीख मांगने नहीं गया है, लेकिन आज सवेरे की बात है, US भीख मांगने गया वेनेजुएला के पास। वही वेनेजुएला जिसके ऊपर US ने सैंक्शंस डाल के रखे थे, वो भी क्यों? ये बोल के कि आपका जो प्रेसिडेंट है ही इज अ माफिया, ही इज अ डॉन, दिस एंड दैट वगैरह वगैरह, ऐसे बोल के। लेकिन एक्चुअल रीजन था ऑयल। वेनेजुएला हैज ट्रिमेंडस स्टॉक ऑफ ऑयल एंड दैट वाज गेटिंग इन कॉम्पिटिशन विथ US को ऑयल का पैसा मिल नहीं रहा था, उन्हें अपनी प्राइस तोड़नी पड़ रही थी, इसलिए उन्हें साइडलाइन करने के लिए उन्होंने सैंक्शन किया था। आज उसी वेनेजुएला के पास यही US, द बिग ब्रदर, आज भीख मांगने गया था दैट वी विल लिफ्ट द सैंक्शन, आप ऑयल प्रोडक्शन चालू करो। क्या वेनेजुएला का काम इतने साल से रुका था? नहीं रुका था। आपकी जानकारी के लिए, वेनेजुएला डेली 8 लाख बैरल ऑफ ऑयल, सैंक्शंस होने के बावजूद 8 लाख बैरल ऑफ ऑयल दे रहा था। किसके थ्रू दे रहा था? थ्रू रशिया एंड थ्रू ईरान। तो वो पेमेंट कैसे चल रहे थे? वो पेमेंट डॉलर्स में अलाउड नहीं थे बिकॉज स्विफ्ट सिस्टम से उनको बाहर रखा था सैंक्शन से, फिर भी चल रहे थे। अब ये एक ट्रांजैक्शन था जिससे US को इतना असर नहीं पड़ रहा था। लेकिन आज आप सोचिए 10 दिन में US पे ये नौबत आई कि उनको भीख मांगने के लिए वेनेजुएला के पास जाना पड़ा। रशिया को भीख मांगने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ा, क्योंकि रशिया ने इमीडिएटली चाइना के साथ टाई अप कर लिया। रशिया ने इमीडिएटली चाइना के साथ टाई अप किया, और जो मैंने कहा STFS, रशिया का STFS इज नाउ टाइड अप विथ CIPS ऑफ चाइना। ठीक, तो मतलब अब इनके ट्रांजैक्शन, आपस के ट्रांजैक्शन डॉलर्स में करने की जरूरत नहीं है। नाउ इट कैन बी सेटल्ड इन रूबल्स वर्सेस युआन, रूबल्स वर्सेस युआन। आपने ये भी सुना होगा कि रशिया ने भारत को ऑफर दी है, डिस्काउंट ऑफर टू गेट ऑयल फ्रॉम रशिया 27%। मैंने आज ही मेरे ट्विटर पे ये भी पोस्ट डाली थी कि भारत एंड रशिया आर नाउ वर्किंग ऑन द एग्रीमेंट फॉर सेटलमेंट इन रूपीज। मतलब वो हमें ऑयल देंगे,
हम उन्हें रुपीज में पेमेंट करेंगे। उसका Excellent. फर्क Clear. उसका फर्क किस पे पड़ेगा? डॉलर पे। हमारे इतने डॉलर्स बचेंगे, करेक्ट। 27% डिस्काउंट उन्होंने दिया है। आज अपने ऑयल एंड एनर्जी मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी, आईएएस ऑफिसर। ऐसे वक्त पे पॉलिटिशियन काम नहीं आता, ब्यूरोक्रेट काम आते। हरदीप सिंह पुरी इज इन बार्गेनिंग विथ रशिया। बॉस 27% कम है, मेक इट 40%। तो जो डिस्काउंट मिलेगा नहीं मिलेगा उसका बाद में की बात, वो अपना विषय नहीं है। विषय यह है कि पेमेंट कैसे होगा? इन रुपीज। अगर हम इन रुपीज लेते हैं तो इन दैट केस हमें सऊदी से ऑयल लेने की जरूरत नहीं है, हमें यूएस से ऑयल लेने की जरूरत नहीं है, हो जा रहा है हमारा। बराबर है। तो अपना रुपी में सेटलमेंट हो रही है। ये जो अभी रशिया की एसटीएफएस और भारत का एसएफएमएस, इनका जब टाइप हो रहा है तो अभी ऑयल का पेमेंट रुपीज में हो रहा है। हो सकता है और किसी चीज का पेमेंट रूबल्स में होगा। हम उन्हें जो एक्सपोर्ट करेंगे वो शायद हमें रूबल्स देंगे। मतलब जैसे रशिया और चाइना, इनका युआन वर्सेस रूबल्स हो रहा है, वैसे भारत और रशिया रुपीज वर्सेस रुपीज एंड रूबल्स होगा। आपकी जानकारी के लिए, टर्की की ऑलरेडी चाइना के साथ एग्रीमेंट है। जिसमें उनकी सेटलमेंट रूबल्स और युआन में होती है। मतलब टर्की की करेंसी लीरा में नहीं, रूबल्स और युआन में। ठीक है। टर्की की रशिया के साथ भी अरेंजमेंट है जिसमें उनके पेमेंट रूबल्स और लीरा में होते हैं। तो मतलब ऑलरेडी ये पैरेलल सिस्टम्स दे हैव स्टार्टेड वर्किंग। द ओनली थिंग, अभी तक उसमें क्वांटम ज्यादा नहीं था। लेकिन अब आप जब सैंक्शंस डालते हो, रशिया के ऊपर आप सैंक्शंस डालते हो, ये रशिया है, टर्की नहीं है। टर्की का इनकम मेनली आपका डिपेंडेंट होता है टूरिज्म पे, और दूसरा इनडायरेक्टली बिहाइंड द कर्टन मिलिटेंसी पे। टेररिस्ट सपोर्टिंग है वो कंट्री, मनी लॉन्ड्रिंग, दिस एंड दैट। चले वो सब साइड में छोड़िए, लेकिन आप अभी बात करें रशिया की, विच इज सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एनर्जी, ऑयल एंड गैस। रशियन गैस इज द चीपेस्ट, करेक्ट। 70% ऑफ EU डिपेंड्स ऑन रशियन गैस। कब तक टिकोगे? आपको फिर गैस वहां से लेना ही होगा। आज आप उछल रहे हो कि हम सैंक्शंस डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम यूक्रेन के पीछे खड़े हैं, साथ नहीं, पीछे खड़े हैं। तो दिखाने के लिए आप अभी राइट नाउ नहीं लोगे, कितने दिन नहीं लोगे। जब आपके देश में आपके लोग ठंड के मारे मरने लगेंगे, जब कुड़कुड़ाने लगेंगे, तब यही लोग आपको ये सवाल पूछेंगे, आपकी गवर्नमेंट को सवाल पूछेंगे, भैया उन दोनों के मैटर में हमें क्यों ठंड से मरवा रहे हो? क्योंकि आज ये गवर्नमेंट को ये डिक्लेयर करना पड़ा है कि भैया घर में हीटर मत लगाओ। ये नौबत उन पे आज आ चुकी है 10 दिन में। रशिया में एसी भी चल रहा है और हीटर भी चल रहा है। ठीक। रशिया, ऑयल, गैस, कब तक उससे पीछा छुड़ाओगे? दूसरी चीज, चाइना लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर। भारत कैचिंग अप विथ चाइना वेरी फास्ट, बिकमिंग वर्ल्ड फार्मेसी, becoming the tertiary sector boss, and at the same time रशिया और चाइना जो नहीं कर सकते, वो सबसे बड़ी ताकत भारत के पास है, वो है डिप्लोमेटिक रिलेशन। किसी भी मसले को हल करने के लिए या सॉर्ट आउट करने के लिए या होल्ड करने के लिए पीएम मोदी काफी है। और ये मैं पीएम मोदी की तारीफ इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे वो पसंद है। ये पूरी दुनिया ने देखा हुआ है कि किस तरह से बाइडेन से लेके जो यूक्रेन के कॉमेडियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की तक सब लोग भारत को, मोदी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई साहब कुछ कीजिए, यू आर द ओनली वन हु कैन स्टॉप द वॉर। सऊदी, यूएई, इनके जो क्राउन प्रिंसेस है वो मोदी जी को अपना दोस्त बोलते हैं। वो भारत को दोस्त नहीं बोलते, वो मोदी जी को अपना दोस्त बोलते हैं। इजराइल, पहले नेतन्याहू थे, अभी उनके जो साथ जो पहले थे नेफ्ताली बेनेट, अब वो प्राइम मिनिस्टर है। ही हैज आल्सो गॉट गुड रिलेशन विद भारत। तो मतलब भारत के पास डिप्लोमेटिक रिलेशन है, अपकमिंग सुपर पावर है। चाइना लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर, जो ऑलरेडी इज एट लॉगरहेड्स विद यूएस एंड EU, क्योंकि उधर से भी उनका ट्रेड का सब पंगा हो चुका है।
रशिया लार्जेस्ट एनर्जी मैन्युफैक्चरर। और आप जरा सोचिए, ये रशिया के जो रशियन ब्लॉक में, रशियन फेडरेशन है, रशियन फेडरेशन मतलब रशिया, रशियन ब्लॉक में जो बाकी कंट्रीज आते हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद फिर उज्बेकिस्तान, ऐसे जो पर्टिकुलर जो कंट्रीज है, आर्मेनिया, उसके बाद फिर अजरबैजान, ये जो कंट्रीज है, दे आर द मोस्ट मिनरल रिच कंट्री, दे आर द मोस्ट मिनरल रिच कंट्री। यूरेनियम से लेके अप टू लिथियम, एल्यूमिनियम से लेके अप टू निकेल, यहाँ पे ठूस ठूस के भरा है। 70% of the total world exploration of minerals happen in this particular block, which is completely under control of Russia. कल अगर ये कंट्रीज ने बाकी कंट्रीज को माल देने के लिए अगर बोला कि हमें डॉलर नहीं चाहिए, हमें पेमेंट रूबल्स में करो, तो आपको कौन सी सिस्टम में जाना पड़ेगा? आपकी स्विफ्ट तो अलाउ नहीं कर रही है, तो फिर आपको कौन सी सिस्टम में आना पड़ेगा? आपको उस सिस्टम में आना पड़ेगा जो रशिया, चाइना, भारत इन्होंने डेवलप की है। ब्रिलियंट, ठीक है, ब्रिलियंट। एंड Secondly, मैं थोड़ा सा आपको रोक रही हूँ, मींस इट्स सो हाँ। इंटरेस्टिंग, आई एक्चुअली लव्ड इट वेरी मच, मगर टाइम थोड़ा सा कंस्ट्रेन है। कैन वी डू अ सेकंड पार्ट आल्सो? नो प्रॉब्लम, एनी टाइम, नो प्रॉब्लम। ब्रिलियंट। आप आई एम जस्ट लिसनिंग टू यू, और मुझे लगता है योर स्टूडेंट्स, दे मस्ट एक्चुअली वर्शिप यू। ब्रिलियंट द वे यू एक्सप्लेन, सुपर्ब। तो बेसिकली मैंने इसलिए कहा कि रशिया को शॉर्ट टर्म में नुकसान होगा, लॉन्ग रन में यूएस डॉलर इज द टारगेट। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये बात करेंगे कि बाबा ये अगर सपोज यूएस डॉलर को रिप्लेस करते हैं तो फिर अपनी सेटलमेंट कैसे होगी, तो सेटलमेंट कैसे होगी, इसके लिए हम लोग बाद में, अगर आप चाहती है तो आप सेकंड सेशन में बात कर लेंगे कि किस तरह से हम लोग को डॉलर को रिप्लेस करते हैं। कुछ आपका सुन के मुझे अभी थोड़ा बहुत समझ में जो आया है, I have a few questions. I'm going to ask that, and No problem. I think everyone, whoever sincerely watches my videos, even though the video is long, I think you are going to love it. And जो मेरे Let's जैसे hope so. जिनको समझ में नहीं आ रहा था, brilliant job of explanation, and master stroke हो रहा है, ये जो भी हो रहा है ये master stroke हो रहा है। एंड Actually. मैं श्रोताओं को बोलूंगी, देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई एम गोइंग टू ब्रिंग इन द फॉलो अप एपिसोड आल्सो। नमस्कार एंड नाइस, नमस्कार, थैंक thank यू you. सो मच, थैंक यू सो Thank you. मच। थैंक यू मैम।